हेलो एवरीवन। गुरुकुल बेसिक्स टू एडवांस चैनल पर आपका स्वागत है। अभी तक हम कवर कर चुके हैं मोशन। तो जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप जा कर के देख सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए आज हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या क्या किस किस तरीके के होते हैं, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स देखेंगे। फिर हम देखेंगे तीनों लॉज ऑफ मोशन को डिटेल में। इसके अलावा हम क्या क्या देखेंगे, इनर्शिया और मास के अंदर क्या रिलेशन है, और लास्ट में हम एक्सरसाइज कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए आगे कवर करते हैं। अभी तक हमने मोशन में देखा कि मोशन को हमने तीन टर्म्स में डिफाइन किया। एक तो पोजीशन की टर्म में, फिर वेलोसिटी या स्पीड की टर्म में, उसके बाद हमने देखा कि एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जिसमें स्पीड कांस्टेंट रहती है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन जिसमें स्पीड चेंज होती रहती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब हम इस चैप्टर में देखेंगे कि मोशन होता क्यों है, व्हाट कॉजेज मोशन, कि मोशन को किस चीज़ की वजह से मोशन होता है। और उसके बाद हम क्या देखेंगे कि स्पीड चेंज क्यों होती है। तो हम दो चीज़ को अभी आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे, व्हाट एंड वाई, कि मोशन क्यों होता है, ठीक है, और मोशन क्यों पैदा होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नेचुरल स्टेट क्या होता है। नेचुरल स्टेट मतलब अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर कुछ नहीं करते हैं, ठीक है, हम कोई एक्शन या रिएक्शन नहीं करते हैं, तो वो चीज़ कैसे रहना चाहती है, उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, उसकी नेचुरल स्टेट। तो हम अगर किसी भी चीज़ पे कुछ नहीं करते हैं तो वो चीज़ किस में रहना चाहती है, वो चीज़ रेस्ट में रहना चाहती है। तो रेस्ट क्या हो गई, नेचुरल स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है दोस्तों, समझ में आया नेचुरल स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है। सॉरी, नेचुरल स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट बिना किसी फोर्स के या बिना किसी एक्शन के जिस स्टेट में रहना चाहता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो रेस्ट क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की नेचुरल स्टेट होती है। ठीक है, तो पहले क्या समझा जाता था कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट किस में आना चाहता है, रेस्ट में आना चाहता है या स्टॉप होना चाहता है। ठीक है, जैसे हम किसी भी बॉल को ग्राउंड के ऊपर फेंकते हैं तो कहीं ना कहीं जाके वो बॉल रुक जाती है, तो वो किस में आना चाह रही है, नेचुरल स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, नेचुरल स्टेट के अंदर आना चाह रही है। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये चीज़ें कब तक मानी गई, जब तक दो साइंटिस्ट हुए, गैलीलियो और न्यूटन। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने बताया कि इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आता है। ठीक है, अब धीरे धीरे हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं फोर्स। फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है दोस्तों, फोर्स क्या होता है, एक एफर्ट होता है। क्या होता है, एफर्ट होता है जिसकी वजह से कोई भी मोशन होता है। ठीक है, तो देखते हैं फोर्स की डेफिनेशन क्या है। सम एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू पुट ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इनटू मोशन, कि कोई अगर स्टेशनरी मतलब कोई भी रुकी हुई चीज़ है तो उसको क्या बोलते हैं, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए और मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए जो एफर्ट रिक्वायर्ड होता है उसे ही हम कहते हैं फोर्स। ठीक है दोस्तों, तो अगर फोर्स को डेफिनेशन आ जाती है तो हम क्या लिखेंगे, फोर्स इज एन एफर्ट विच इज रिक्वायर्ड टू put a stationary put a stationary object into motion and या और टू स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये कितने तरीके का हो सकता है, ये बहुत तरीके का हो सकता है। ये मस्कुलर फोर्स भी हो सकता है, ये मैकेनिकल फोर्स भी हो सकता है, ये इलेक्ट्रिकल फोर्स भी हो सकता है, ये मैग्नेटिक फोर्स भी हो सकता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हमने क्या देखा कि फोर्स क्या हो सकता है, फोर्स एक एफर्ट होता है। वो क्या काम आता है, वो एक मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने में और एक रुके हुए ऑब्जेक्ट को मूव करने में हेल्प करता है। ठीक है दोस्तों, अब इसी चीज़ को, मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करना, मूविंग को स्टॉप करना और स्टॉप को मूव करना, इसे ही हम क्या कहते हैं, चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है दोस्तों, तो चेंज ऑफ स्टेट कितने तरीके से हो सकता है, तीन तरीके से हो सकता है। या तो हम पुश से कर सकते हैं, या पुल से कर सकते हैं, कहने का मतलब या तो धक्का मार के कर सकते हैं, या खींच के कर सकते हैं, या फिर हिट करके कर सकते हैं, जैसे हम क्रिकेट में बॉल को बैट से हिट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कंसेप्ट जो फोर्स जो होता है, कि फोर्स कहाँ से आया, इन्हीं तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसी चीज़ को पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, या हिट कर रहे हैं। तो अगर कोई आपको बोले
कि फोर्स को डिफाइन करो, तो सबसे पहले फोर्स की डेफिनेशन लिखनी है। क्या होती है डेफिनेशन? कि एक तरीके का एफर्ट है जो क्या काम आता है? मूविंग चीज़ को स्टॉप करने में और स्टेशनरी चीज़ को मूव करने में। ठीक है दोस्तों, और उसको तीन चीज़ों की हेल्प से डिफाइन कर सकते हैं। तीन चीज़ों पे बेस्ड होता है, किस किस पे? पुश, पुल और हिट पे। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अपना नेक्स्ट पॉइंट है वी कैन नॉट सी, टेस्ट और फील द फोर्स। कि हम कि हम फोर्स को न तो देख सकते हैं, न टेस्ट कर सकते हैं और न ही फील कर सकते हैं। हम किस चीज़ को फील करते हैं दोस्तों? हम उसके इफेक्ट को फील करते हैं। ठीक है, तो ये आपके असेशन रीजन में आ सकता है कि हम फोर्स को फील कर सकते हैं, क्या हम उसको टेस्ट कर सकते हैं, या हम फोर्स को देख सकते हैं। लेकिन नहीं, हम सिर्फ क्या देख सकते हैं? उसके इफेक्ट को देख सकते हैं। जैसे हमें लगता है कि पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं, ठीक है, बॉल दूर जा रही है बैट के लगने के बाद, तो वो फोर्स का इफेक्ट है जो हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं कि हाउ फोर्स चेंजेज मोशन। कि कोई भी फोर्स मोशन को कैसे चेंज करता है। ठीक है, तो कोई भी फोर्स मोशन को दो तरीके से चेंज कर सकता है। ठीक है, किस तरीके से? या तो उसके मैग्नीट्यूड में चेंज कर दे। किसके मैग्नीट्यूड में? वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज कर दे, जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट या तो धीरे चलने लग जाएगा या फास्ट चलने लग जाएगा। ठीक है, या वो डायरेक्शन में चेंज कर दे। हमने पढ़ा था ना वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं। क्या क्या होता है? एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। ठीक है, तो फोर्स क्या कर सकता है? इन्हीं दो चीज़ों में चेंज कर सकता है। या तो वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर सकता है, जिससे कोई भी चीज़ फास्टर मूव कर सकती है या स्लोअर मूव कर सकती है। ठीक है, या फिर वो उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। ठीक है, डायरेक्शन चेंज करने से क्या हो जाएगा? पाथ चेंज हो जाता है मोशन का। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इसके अलावा दो इफेक्ट हमने देख लिए कि मोशन को कैसे चेंज करता है फोर्स। उसके बाद हम देखेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है फोर्स का। तो ऑब्जेक्ट पे उसका फिजिकल इफेक्ट पड़ता है। फिजिकल इफेक्ट मतलब जो हम देख सकते हैं, या तो उसकी शेप चेंज हो सकती है, जैसे इस बैलून पे हमने फोर्स लगाया तो बैलून की शेप चेंज हो गई। ठीक है, या उसका साइज चेंज हो सकता है। ठीक है, स्प्रिंग के ऊपर अगर हम दोनों तरफ फोर्स लगाते हैं तो स्प्रिंग थोड़ी लंबी हो जाती है। ठीक है, तो अगर अपने पास क्वेश्चन आता है कि फोर्स के इफेक्ट क्या क्या होते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? या फोर्स मोशन को कैसे चेंज करता है? तो फोर्स की वजह से वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है और मोशन की डायरेक्शन चेंज हो सकती है। दो पॉइंट अपने हो गए। और उसके अलावा फोर्स ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या वेरिएशन ले सके आ सकता है या इफेक्ट लेके आ सकता है। तो फोर्स उसकी शेप चेंज कर सकता है और उसका साइज चेंज कर सकता है। ठीक है दोस्तों, और अगर डायग्राम बनाना चाहते हैं आप डायग्राम भी बना सकते हैं साथ में। नेक्स्ट देखते हैं, अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है दोस्तों। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है, बैलेंस का मतलब जितने भी तरीके के फोर्स हैं वो आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहे हैं। बैलेंस का मतलब, बैलेंस के दो मतलब होते हैं, कैंसिल आउट करना। ठीक है, किसको कैंसिल आउट करना? उसके इफेक्ट को कैंसिल आउट करना, मतलब जीरो कर देना। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। व्हेन टू और मोर फोर्सेज कैंसिल आउट द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। जब भी दो या दो से ज़्यादा फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, एंड नो नेट इफेक्ट रिमेन्स, मतलब कोई इफेक्ट नहीं रहता है, तो उन फोर्सेज को हम क्या कहते हैं? बैलेंस फोर्सेज। ठीक है दोस्तों, और अगर ये जीरो नहीं रह पाता है, कुछ इफेक्ट रह जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? अनबैलेंस फोर्स। ये डायग्राम बना देना है आपको। अगर एक्स और वाई दो फोर्स लग रहे हैं और एक्स बराबर वाई हो जाता है, तो ये जो एक टेबल के ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है, ये बॉक्स का मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ से फोर्स लगाएंगे तो बॉक्स वहीं रखा रह जाएगा। ठीक है, और इक्वल फोर्स लगाएंगे तो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है कि फ्रिक्शन फोर्स कैसे वर्क करता है दोस्तों। तो सबसे पहले तो देखिए, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? एक नेगेटिव फोर्स होता है जो दो सरफेस के बीच में लगता है हमेशा। और एक एक्स्ट्रा चीज़ और आपको याद रखनी है कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। मोशन मतलब कोई भी चीज़ जिस भी डायरेक्शन में चल रही है, अगर वो राइट में चल रही है तो फ्रिक्शन हमेशा किधर लगेगा? लेफ्ट में। अगर वो लेफ्ट में चल रही है तो फ्रिक्शन हमेशा किधर लगेगा? राइट में। अगर कोई चीज़ अपवर्ड डायरेक्शन में चल रही है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और अगर कोई चीज़ डाउनवर्ड डायरेक्शन में चल रही है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो हमेशा फ्रिक्शन मोशन का अपोज करेगा, जिस भी डायरेक्शन में मोशन होगा उससे अपोजिट फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, तो इस स्लाइड में हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स क्या क्या होता है। बैलेंस फोर्स क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा फोर्स आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बैलेंस फोर्स। और वो कैंसिल आउट अगर नहीं कर पाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अनबैलेंस फोर्स। ठीक है,
उसके बाद हमने देखा फ्रिक्शन फोर्स कैसे काम करता है। तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा दो सरफेस के बीच में लगता है और मोशन का अपोज करता है। दो सरफेस में के बीच में लगने की वजह से हम इसको क्या कहते हैं, एक कॉन्टैक्ट फोर्स भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये हमेशा क्या करता है, ट्राइज टू बैलेंस आउट द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, जैसे ये दो बच्चे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, इन्होंने ऊपर वाला फोर्स लगाया तो नीचे फ्रिक्शन जनरेट हो गया। ठीक है, एक उन्होंने थोड़ा सा फोर्स बढ़ाया तो थोड़ा सा फ्रिक्शन इंक्रीज हो गया, लेकिन अभी भी बॉक्स का मूवमेंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ने बच्चों के द्वारा अप्लाइड किए गए फोर्स को बैलेंस कर दिया। लेकिन उसके बाद भी थर्ड केस के अंदर बच्चे वापस से अगर फोर्स लगाते हैं तो क्या हो जाता है, वो फ्रिक्शन फोर्स की लिमिट को जब रीच कर जाएंगे तो मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फ्रिक्शन फोर्स की एक लिमिट भी होती है कि एक लिमिट से ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? तो आपका ये असेसन रीजन में आ सकता है, ट्रू फॉल्स में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, फ्रिक्शन फोर्स की क्या क्वालिटी होती है या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। अब एक ट्रू फॉल्स देख लेते हैं कि एन ऑब्जेक्ट मेंटेन्स इट्स मोशन अंडर कंटिन्यूस एप्लीकेशन ऑफ एन अनबैलेंस फोर्स। अभी हमने क्या बोला कि जब बैलेंस फोर्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं तो उसका इफेक्ट जीरो हो जाता है, लेकिन जब भी कोई अनबैलेंस फोर्स लग रहा है तो उसका इफेक्ट कुछ ना कुछ तो आएगा। लेकिन क्या वो हमेशा उसको मोशन में रखेगा? जी नहीं। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ के ऊपर एक अनबैलेंस फोर्स कंटिन्यूसली लग रहा है तो वो ज़रूरी नहीं उसको मोशन में रखे, वो उसके मोशन को डिक्रीज या कम भी कर सकता है। ठीक है, जैसे हम एक बॉल को क्रिकेट बैट से मारते हैं या शॉट खेलते हैं तो बॉल कंटिन्यूस एप्लीकेशन फोर्स में रहती है, किसके में? फ्रिक्शन फोर्स के में। ग्राउंड से उस पर फ्रिक्शन फोर्स लगता है और वो थोड़ी देर बाद जाके रुक जाती है। इसका मतलब वो मोशन को मेंटेन करने की बजाय मोशन को रोक भी सकता है। पॉजिटिव की बजाय क्या हो सकता है, नेगेटिव भी। तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना। एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, किससे मूव करता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। व्हेन द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट आर बैलेंस्ड। जब किसी की ऑब्जेक्ट के ऊपर सारे फोर्स बैलेंस हो जाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट किससे मूव करता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है और डायरेक्शन भी चेंज नहीं होती है। ठीक है, व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं है, इसका मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है। ठीक है, तो समझ में आया? जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो वो ऑब्जेक्ट किस में मूव करेगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। ठीक है दोस्तों, ये आपके असेसन रीजन में या ट्रू फॉल्स में वापस से आ सकता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि अभी हमने देखा कि अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो क्या मोशन होगा? यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अगर कोई फोर्स लग रहा है तो कौन सा मोशन होगा? अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई फोर्स लग रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन तो नहीं होगा। अगर यूनिफॉर्म नहीं मोशन नहीं होगा तो क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब होता है? जब क्या चेंज होता है? वेलोसिटी चेंज होती है या स्पीड चेंज होती है। तो स्पीड कितने तरीके से चेंज हो सकती है? दो तरीके से। कैसे कैसे? या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो इफेक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि इफेक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स क्या होगा? आइदर स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज होगा या फिर मोशन की डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है लास्ट वाली, दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए। कैसे? कि टू एक्सेलरेट द मोशन, कि किसी भी मोशन को एक्सेलरेट करने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए मतलब उसकी स्पीड को चेंज करने के लिए क्या चाहिए होता है? हमें एक अनबैलेंस फोर्स चाहिए होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये अभी तक जो भी हमने पढ़ा बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, उसकी समरी क्या है कि किसी भी चीज़ में अगर मेरे को एक्सेलरेशन चाहिए या उसको यूनिफॉर्म से नॉन यूनिफॉर्म मोशन बनाना है तो मुझे क्या चाहिए होगा? एक कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होगा। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स को ही हम अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। ठीक है, आइए अब एक नेक्स्ट एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। व्हाट विल हैपन इफ़ वी रिमूव द अनबैलेंस फोर्स फ्रॉम ए मूविंग ऑब्जेक्ट। तो अगर हम एक मूविंग ऑब्जेक्ट से अनबैलेंस फोर्स को हटा लेंगे तो क्या होगा? देखिए कोई एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, जैसे साइकिल मान लीजिए या फिर एक कोई बॉक्स मान लीजिए, ये मूव कर रहा है किससे? 2 मीटर पर सेकंड से, और इस पर एक फोर्स भी लग रहा है, कितना? 2 न्यूटन का। एक 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो अगर 2 न्यूटन का जब तक इसके ऊपर फोर्स लग रहा है तो उसमें एक एक्सेलरेशन है, थोड़ी देर बाद उसकी स्पीड कुछ ना कुछ बढ़ के इंक्रीज होकर क्या हो जाएगी? 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन अब मैं इस फोर्स को हटा देता हूँ
हटा दूंगा तो इस स्पीड को चेंज कौन करेगा, इसको कोई चेंज नहीं करेगा, तो उसके बाद वो कंटिन्यूस किससे चलेगा, उसी स्पीड से चलेगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से मैंने क्या सीखा, क्या आंसर होगा इसका, व्हाट विल हैपन इफ यू रिमूव द अनबैलेंस फोर्स फ्रॉम ए मूविंग ऑब्जेक्ट, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट will remain constant after removal of the unbalanced force। ठीक है दोस्तों, तो जब हमने जिस स्टेज के ऊपर अनबैलेंस फोर्स को हटाया उस स्टेज पे जो स्पीड है वो स्पीड आगे कंटिन्यू रह जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमने क्या सीखा था कि अनबैलेंस फोर्स रहता है तभी स्पीड का मैग्नीट्यूड या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होती है। ठीक है, तो जैसे ही हमने अनबैलेंस फोर्स को हटा दिया तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम कवर करते हैं पिछली क्लास में हम क्या क्या क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, उसको एक बार कवर कर लेते हैं कि 3 एग्जाम्पल लिखने वेक्टर और स्केलर के। अब देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो और भी एग्जाम्पल आते रहेंगे, लेकिन अभी तक हमने क्या पढ़ा था, एक हमने वेक्टर का क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के बाद हमने क्या पढ़ा था, वेलोसिटी पढ़ा था, और फिर हमने क्या पढ़ा था, एक्सेलरेशन पढ़ा था। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो ये बताइए वेक्टर होता क्या है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, और स्केलर क्या होते हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर में अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, फोर्स भी एक वेक्टर है। क्यों, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, फोर्स भी क्या है, एक वेक्टर। चलिए अब स्केलर के 3 एग्जाम्पल जल्दी से कमेंट कीजिए। स्केलर में क्या क्या आता है, सबसे पहले हमने क्या देखा था, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर। उसके बाद हमने क्या देखा, स्पीड, स्पीड क्या है, एक स्केलर। उसके अलावा टाइम, टाइम भी क्या है, स्केलर। मास, मास भी क्या है, स्केलर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मीटर। ठीक है, और ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होगा, वो भी मीटर। ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, मीटर पर सेकंड। और स्पीड की ऐसा यूनिट भी क्या होती है, मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो सब में एक एक टाइम का डिवाइड होता चला जाता है। डिस्प्लेसमेंट में टाइम का डिवाइड करूंगा तो वेलोसिटी आ जाती है, वेलोसिटी में टाइम का डिवाइड करूंगा तो एक्सेलरेशन आ जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। स्लोप ऑफ एस टी कर्व क्या बताता है, एस टी कर्व मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम का कर्व क्या बताता है, एस टी कर्व का स्लोप क्या बताता है दोस्तों, एस टी कर्व का स्लोप क्या बताता है, हमें वेलोसिटी बताता है। ठीक है दोस्तों, और वी टी कर्व का स्लोप क्या बताता है अपने को, वी टी कर्व का स्लोप अपने को एक्सेलरेशन बताता है। ठीक है, हमने देखा था ना, जैसे जैसे नीचे जाएंगे एस से वी, वी से ए, तो नीचे आते हैं तो उनके स्लोप क्या बताते हैं, स्लोप क्या बताते हैं, एस टी कर्व का स्लोप बताता है वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, एक्सेलरेशन। और जब हम ऊपर जाते हैं तो क्या बताता है, एरिया। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताता है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यही है कि ए टी कर्व का एरिया क्या बताता है। अगर मैं ए और टी का कर्व बनाऊं, ठीक है, तो उसके अंदर का एरिया क्या बताएगा, मेरा वेलोसिटी। ठीक है, और वी टी कर्व का एरिया क्या बताएगा, अगर मैं वी टी बनाता हूं तो वी टी कर्व के अंदर एरिया बताएगा मेरा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है दोस्तों, आइए अब आगे अपना नेक्स्ट चैप्टर वापस से कंटिन्यू करते हैं, फोर्स को कंटिन्यू करते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा, फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है, एक एफर्ट होता है जिसकी वजह से मोशन होता है। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, फोर्स डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, मस्कुलर हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, मैग्नेटिक हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, फिर हमने देखा बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि किसी भी चीज़ को कंटिन्यूस मोशन में रखने के लिए या एक्सेलरेटेड मोशन में रखने के लिए, दोनों डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। कंटिन्यूस मोशन अलग चीज़ होती है और एक्सेलरेटेड मोशन अलग चीज़ होती है। कंटिन्यूस मोशन के लिए फोर्स रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन एक्सेलरेटेड मोशन के लिए फोर्स रिक्वायर्ड है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं लॉज ऑफ मोशन कहाँ से आए।
तो हमने देखा था शुरू में नेचुरल स्टेट ऑफ मोशन, कि क्या बोला गया था कि कोई भी चीज़ नेचुरल स्टेट में आने की कोशिश करती है, मतलब रुकने की कोशिश करती है। फिर उसके बाद दो साइंटिस्ट आए अपने, एक आए गैलीलियो, दूसरे आए न्यूटन। उन्होंने फोर्स को थोड़े अलग तरीके से एक्सप्लेन किया। तो सबसे पहले देखते हैं गैलीलियो ने क्या बताया। गैलीलियो ने बताया कि स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, कि कोई भी चीज़ की स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। कब कांस्टेंट रहती है? जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता है। ठीक है, ये तो हम देख ही चुके हैं। उसके बाद उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट और किया। क्या किया? दो उन्होंने इंक्लाइंड प्लेन लिए, ठीक है, और एक के ऊपर से एक मार्बल बॉल को नीचे छोड़ा और सेम एंगल था दोनों का। तो उन्होंने देखा जितनी ऊपर से मैं नीचे छोड़ रहा हूँ उतनी ऊपर वापस से वो बॉल चली जा रही है। ठीक है, तो जिससे उनको क्या पता चला, जितनी वेलोसिटी स्टार्टिंग में थी या जितनी हाइट स्टार्टिंग में थी उतनी हाइट वापस से आ जाती है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में एक चीज़ और की कि उन्होंने इस एंगल को बार बार चेंज किया। ठीक है, इस एंगल को चेंज किया तो देखा कि चाहे मैं एंगल कितना भी चेंज कर लूँ, बॉल वापस से उसी हाइट पे वापस पहुँचती है। ठीक है, चाहे इस हाइट को कवर करने के लिए उसको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ज़्यादा ही कवर क्यों ना करना पड़े। ठीक है, और अगर मैं इसको जीरो कर देता हूँ तो ये कंटिन्यूस चलती रहती है। क्यों? क्योंकि ये वापस से हाइट गेन करना चाहती है। ठीक है, तो अगर गैलीलियो के बारे में आ जाए कि गैलीलियो ने मोशन के बारे में क्या क्या बताया, तो यही दो एक्सपेरिमेंट लिखने कि गैलीलियो ने क्या देखा। उन्होंने बताया स्पीड कांस्टेंट रहती है जब तक कि बाहर से कोई फोर्स न लगाए, नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। और उन्होंने दो प्रैक्टिकल किए कि इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक मार्बल के टुकड़े को नीचे फेंका या नीचे लुढ़काया तो वो ऊपर उतनी हाइट पे जाता है। फिर उन्होंने बाद में एंगल चेंज किया, तो एंगल चेंज करने के बाद भी उनको क्या पता चला कि वो सेम हाइट को अटेन करने के लिए वापस से ट्राई करता है। ठीक है दोस्तों, कि सेम हाइट को कवर करने के लिए उसको थोड़ी एक मिनट रुकना दोस्तों, पेन काम नहीं कर रहा है, मैं चेंज करता हूँ। हाँ तो दोस्तों दोबारा स्टार्ट करते हैं कि गैलीलियो ने क्या देखा कि जब हम इस एंगल को चेंज करते हैं तो उसके बाद भी वापस से वही हाइट अटेन करने का वापस से ट्राई करता है, चाहे उसको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ज़्यादा ही क्यों ना ट्रैवल करनी पड़े। ठीक है दोस्तों, ये दो ऑब्जर्वेशन बता देनी है गैलीलियो के बारे में जब भी लिखने को आए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसके बाद एक नए साइंटिस्ट आए, कौन? न्यूटन। उन्होंने क्या किया, इसको आगे बढ़ाया कि उन्होंने फोर्स के बारे में क्या ऑब्जर्वेशन थी। तो उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन को 3 लॉ की हेल्प से बताया। तो लॉ का मतलब क्या होता है? लॉ का मतलब होता है कि ऐसी सेंटेंस या ऐसी चीज़ें जो हर कंडीशन में एप्लीकेबल होती है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम पढ़ते हैं न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन। तो 3 लॉ उन्होंने बताए। पहला लॉ हम सबसे पहले देखते हैं, वो क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। क्या बोलता है ये कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है तो रुका हुआ रहेगा और अगर वो चल रहा है तो चलता हुआ रहेगा। किससे? यूनिफॉर्म स्पीड से या यूनिफॉर्म मोशन के अंदर, जब तक कि हम उस पर एक्स्ट्रा फोर्स न लगाएं। ठीक है दोस्तों, ये तो हम पहले ही देख चुके हैं। क्या देख चुके हैं? कि किसी भी चीज़ की यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करने के लिए क्या चाहिए होता है? एक फोर्स चाहिए होता है। अगर हम फोर्स नहीं लगाएं तो यूनिफॉर्म मोशन में चलेगा ही चलेगा। तो अदर वर्ड में हम क्या कह सकते हैं? ऑल ऑब्जेक्ट रजिस्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है कि वो किस स्टेट के अंदर अभी है। वो चल रहा है तो उसकी वो स्टेट ऑफ मोशन क्या हो गया? मूवमेंट। और अगर वो रुका हुआ है तो उसकी स्टेट ऑफ मोशन क्या हो गया? रेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? इफ एनी ऑब्जेक्ट इट इज इन रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट, इट विल ट्राई टू रिमेन इन रेस्ट। इफ इट इज इन मूविंग और कंटिन्यूस मूविंग मोशन इट विल ट्राई टू कंटिन्यूसली मूव। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल वी आर अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके आगे उन्होंने क्या बताया? द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट, the tendency of undisturbed object to stay at rest or to keep moving with the same velocity is called inertia। उसके बाद उन्होंने एक नया टर्म बताया। क्या टर्म बताया? इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है कि हर एक ऑब्जेक्ट की एक टेंडेंसी होती है कि वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को वैसा ही रखना चाहता है। ठीक है, तो इनर्शिया की डेफिनेशन आ जाए तो क्या है बोलेंगे? ए टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ मोशन इज नोन एज इनर्शिया। ठीक है, कि अगर कोई रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहता है और वो कंटिन्यूस अगर सेम वेलोसिटी से चल रहा है तो सेम वेलोसिटी से चलना चाहता है। इस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। ठीक है, इसीलिए हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया।
ठीक है। तो देखो 3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। इधर सबसे पहला क्वेश्चन तो सिंपल सा क्या आएगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, ठीक है, वो आप एक्सप्लेन कर देंगे कि कोई चीज़ अगर रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी और चल रही है तो चलती हुई रहेगी जब तक कि हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें, ठीक है। उसके बाद आता है इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट होती है। क्या टेंडेंसी होती है कि वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को सेम रखना चाहता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट और सबसे अच्छा क्वेश्चन क्या बनेगा, दिमाग की बत्ती जलाने वाला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं। तो वो पहले आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट लिखना है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, उसके बाद अपने को इनर्शिया की डेफिनेशन लिखनी है, क्योंकि देखो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी यही बोलता है कि कोई चीज़ रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी और चल रही है तो चलती हुई रहेगी जब तक कि हम फोर्स न लगाएं। और इनर्शिया क्या बोलता है कि वो भी अपनी स्टेट को वैसे का वैसा रखना चाहता है, मतलब चेंज ऑफ स्टेट का अपोज करता है, ठीक है दोस्तों। इसलिए हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है दोस्तों। आइए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन हम देख ही चुके हैं कि क्या करते हैं, हर ऑब्जेक्ट क्या करता है, रेजिस्ट टू चेंज ऑफ देयर स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट उसके एप्लीकेशन कुछ हम देख लेते हैं, डेली लाइफ में भी हम यूज करते हैं। जब हम किसी कार या बस में बैठे हुए रहते हैं, ठीक है, और उसमें एकदम से ब्रेक लगता है या एकदम से ड्राइवर रेस दे देता है, एक्सेलरेशन दे देता है, तो या तो हम आगे जाते हैं या पीछे जाते हैं, ठीक है। वो किसका एग्जाम्पल है, किसका एप्लीकेशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। चलिए इसको अच्छे से एक बार समझ लेते हैं। जैसे एक सबसे पहले किसको ले लेते हैं, मोनू को ही ले लेते हैं, अपना फेवरेट बंदा मोनू। तो मोनू बस में बैठा हुआ है, ठीक है, बस जा रही है आगे, ठीक है, अब आराम से जा रही है, मोनू भी बस के साथ जा रहा है, ठीक है। ये कौन है, मोनू। मोनू भी आराम से बस में जा रहा है, ठीक है। अब ड्राइवर को अब बस के सामने कुछ आ गया, ठीक है, बस के सामने कुछ ऑब्स्टेकल आ गया, तो ड्राइवर ने क्या किया, ब्रेक लगाए। अब ड्राइवर ने अगर ब्रेक लगाए तो बस तो क्या करना चाह रही है, रुकना चाह रही है, और मोनू मोशन के साथ आगे जाना चाह रहा है। तो जब जब ड्राइवर ब्रेक लगाता है, उसमें बैठी हुई जो पैसेंजर होते हैं, सवारी होती है, वो हमेशा कहाँ जाती है, आगे, क्योंकि वो तो बस के साथ आगे जाना चाहते हैं। ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया इसलिए बस रुक जाती है, लेकिन जो उसके अंदर सामान है वो हमेशा आगे जाना चाहता है। सेम उसी का एग्जाम्पल हो गया, हम किसी बस के ऊपर जो सामान रखते हैं उसको क्यों बांधते हैं, अगर उसको नहीं बांधेंगे तो जब ड्राइवर ब्रेक लगाएगा तो आगे चला जाएगा, ठीक है। अब ये तो ब्रेक का हो गया। अब मोनू बैठा हुआ है आराम से और बस के साथ साथ चल रहा है। अब ड्राइवर ने क्या कर दिया, एक्सेलरेटर दे दिया, मतलब रेस दे दी। अगर रेस दी ड्राइवर ने तो बस तेज चलेगी, मोनू तो वैसे ही चल रहा था धीरे धीरे, लेकिन जैसे ही बस तेज चलेगी तो बस आगे जाना चाहेगी, मोनू अपने धीरे धीरे चलना चाहेगा। तो मोनू किधर की तरफ फोर्स लगेगा, मोनू पीछे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो हमें हमेशा पीछे की तरफ झटका लगता है जब कोई एक्सेलरेशन देता है। समझ में आया दोस्तों। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि प्लीज एक्सप्लेन व्हाई ए मैन और पैसेंजर मूव बैकवर्ड व्हेन वी अप्लाई एक्सेलरेशन एंड व्हेन द पैसेंजर मूव फॉरवर्ड व्हेन वी अप्लाई ब्रेक, ठीक है। बता देंगे, अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है कि क्यों ऐसा होता है कि वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को वैसे ही मेंटेन करना चाहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दे रेजिस्ट their change in their state of motion, that's why on applying of the brake they come forward, and on applying on the acceleration or the application of the race they goes backward, ठीक है। चलिए ये तो अपने बस का देखा कि उसमें ब्रेक लगाने पे क्या होता है और एक्सेलरेशन देने पे क्या होता है। इसके अलावा बस के ऊपर अपन जो सामान रखते हैं उसको बांधते क्यों हैं, उसका भी सेम रीजन है, ठीक है। अब दो एग्जांपल अपने सामने कि जब हम कैरम खेलते हैं, ठीक है, और नीचे वाली उसको गोटी को स्ट्राइक करते हैं तो क्या करते हैं, ऊपर वाला बंडल वैसे का वैसा रह जाता है और नीचे वाली एक गोटी उसमें से निकल जाती है। ऐसा क्यों होता है, इसका भी सेम रीजन है, क्योंकि ऊपर वाला पूरा स्टैक अपनी पोजीशन में रहना चाहता है, ठीक है। जिस पे अकेले नीचे वाले पे फोर्स लगता है इसलिए सिर्फ नीचे वाले का डिस्प्लेसमेंट होता है, ऊपर वाले पे कोई फोर्स नहीं लगता है तो वो अपनी सेम पोजीशन में रहना चाहता है, इसलिए वापस से नीचे आके टिक जाता है, ठीक है। एक और है, आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है, एप्लीकेशन दिया हुआ है कि एक ग्लास के ऊपर कार्डबोर्ड रखो, कार्डबोर्ड के ऊपर एक कॉइन रखो, ठीक है। तो जैसे ही हम कार्डबोर्ड को फोर्स करते हैं तो सिक्का वहीं की वहीं नीचे गिरता है, क्यों, क्योंकि हमने लगाया फोर्स किस पे, कार्डबोर्ड पे, लेकिन सिक्का तो वहीं रहना चाहता है, ठीक है। कार्डबोर्ड नीचे से निकल गया तो भी, इसलिए उसी ग्लास में गिर जाता है, ठीक है। ये भी किस वजह से होता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या मोशन ऑफ इनर्शिया, ठीक है दोस्तों। चलिए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वैसे तो हम पढ़ चुके हैं कि इनर्शिया क्या होता है, लेकिन अभी हम क्या देखेंगे, इनर्शिया और मास के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो इनर्शिया अभी तक हमने क्या पढ़ा, इनर्शिया क्या होता है, एक रेजिस्टेंस होता है जो कि कोई भी चीज़ ऑफर करती है किसमें,
इनर्शिया क्या होता है? ऑफर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ ऑफर करती है किसके लिए? चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, कि वो अपने स्टेट ऑफ मोशन में चेंज को रजिस्ट करती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात तो इनर्शिया की डेफिनेशन है तो यही लिखनी है, इनर्शिया इज ए रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन इट्स चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अब देखिए उसके आगे क्या लिखा है? इफ इट इज एट रेस्ट इट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट, कि कोई भी चीज़ अगर रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहना चाहती है। इफ इट इज मूविंग, अगर वो चीज़ मूव कर रही है तो क्या कहती है? इट टेंड्स टू कीप मूविंग, कोई चीज़ रुकी हुई है तो रुकी रहना चाहती है, चल रही है तो चलते रहना चाहती है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज इनर्शिया, यही उसकी क्या प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? इनर्शिया कहलाती है। ठीक है, अगर आपको ऊपर वाली लाइन याद हो जाती है कि ये की रेजिस्टेंस है किसमें? चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन में, तो भी ठीक है। ये याद नहीं हो पाती है तो नेक्स्ट लाइन याद कर सकते हो, दिखने में बड़ी है लेकिन लैंग्वेज सिंपल है, कि अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, और वो कंटिन्यूस मूविंग है तो कंटिन्यूसली मूव करना चाहती है। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल अपने दिमाग में आता है कि क्या सारी ऑब्जेक्ट के अंदर, सारी चीज़ों के अंदर इनर्शिया सेम होता है? सेम होता है सबका इनर्शिया? सारी चीज़ें सेम तरीके से मूव करती है और रुक जाती है? जी नहीं, नो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और, वाई इट इज इजियर टू पुश एन एम्प्टी बॉक्स, कि खाली बॉक्स को धक्का देना आसान क्यों होता है, भरे हुए बॉक्स को धक्का देना मुश्किल क्यों होता है? क्यों? क्योंकि खाली बॉक्स का रेजिस्टेंस कम होता है और भारी बॉक्स का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या हुआ कि खाली और भारी में इनर्शिया कम और ज़्यादा है और उनका मास भी कम और ज़्यादा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हैवी थिंग्स में क्या होता है कि लेसर टेंडेंसी होती है किस चीज़ की? चेंज करने की अपनी स्टेट ऑफ मोशन में। या मैं दूसरे तरीके से बोल सकता हूँ कि हैवी चीज़ें क्या होती हैं? मोर रेजिस्टेंस शो करती हैं। ठीक है, तो कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट क्या करता है? हैवी ऑब्जेक्ट क्या करता है? हैवी ऑब्जेक्ट क्या करता है? मोर रेजिस्टेंस शो करता है किसमें? चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन में। ठीक है, तो डेफिनेशन तो हम बार बार देख ही चुके हैं, एक बार और पढ़ लेते हैं। इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, तो चेंज बहुत ज़्यादा जरूरी है, चेंज वर्ड लिखना। ठीक है, चाहे वो मोशन में चेंज हो या रेस्ट में चेंज हो। ठीक है, और मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ द इनर्शिया। मेजर मतलब हम मेजर कर सकते हैं किसको? इनर्शिया को, उस चीज़ के मास से, कि कोई चीज़ जितनी ज़्यादा भारी है उसका इनर्शिया उतना ज़्यादा है। अभी हमने देखा कि हैवी चीज़ का रेजिस्टेंस क्या होता है? ज़्यादा होता है, तो हैवी मास का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, और लेसर मास का या लाइट मास का रेजिस्टेंस या इनर्शिया कम होता है। तो हम क्या कह सकते हैं? इनर्शिया किसके प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों? मास के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है आपसे, दिमाग की बत्ती जलाने वाला सवाल है। ठीक है, इनर्शिया किसके प्रोपोर्शनल होता है? मास के। मास बढ़ेगा तो इनर्शिया बढ़ेगा, इनर्शिया ज़्यादा है तो मतलब मास ज़्यादा है, इनर्शिया कम है तो मास कम है। ठीक है दोस्तों, तो इसी में कभी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दे देगा किसी ऑप्शन में। ठीक है, या ट्रू फॉल्स में दे सकता है, सेशन रीजन में दे सकता है। ठीक है, आइए अब एक सवाल देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया? तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइए किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, रबर बॉल का या स्टोन की बॉल का? या स्टोन का, जिसका मास ज़्यादा होगा तो नॉर्मली स्टोन का मास ज़्यादा होता है। ठीक है, तो किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा? स्टोन का। समझ में आया दोस्तों? देखो, अगर दोस्तों समझ में आया हो और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे देखते हैं। एक बाईसाइकिल मतलब साइकिल और एक ट्रेन के अंदर किसका मास ज़्यादा होता है? ऑब्वियसली ट्रेन का। ठीक है, तो किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा? ट्रेन का। ठीक है, नेक्स्ट, एक 5 रुपये कॉइन के अंदर और एक 1 रुपये कॉइन में किसका मास ज़्यादा होता है? 5 रुपये कॉइन का। तो किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा? 5 रुपये कॉइन का। ठीक है दोस्तों, आसान है एकदम सवाल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंजेज। तो देखिए, सबसे पहली बात तो वेलोसिटी चेंज कैसे कैसे होती है? आइदर मैं उसका क्या चेंज करूँ, मैग्नीट्यूड चेंज करूँ, या मैं उसकी डायरेक्शन चेंज करूं। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में से कुछ भी चेंज हो गया मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए फुटबॉल प्लेयर किक्स ए फुटबॉल टू अनदर प्लेयर। एक प्लेयर यहाँ पे मोनू खड़ा हुआ है, उसने बॉल किसको किक की? सोनू को। ठीक है, अब सोनू ने अनदर प्लेयर को बॉल किक की, उसने गोल की तरफ बॉल को किक किया। ठीक है, यहाँ पे अपने गोल बना दिया है, गोल पोस्ट बना दिया है, उसकी तरफ किक किया। ठीक है, लेकिन उससे पहले कौन खड़ा हुआ था? यहाँ सोनू था, उसके बाद मोनू था और फिर टोनू खड़ा हुआ है साहब।
ठीक है, उसने लेकिन बॉल को रोक लिया, ठीक है, और फिर उसने अपने ही टीम के किसी चौथे बंदे को बॉल पास कर दी, ठीक है। तो सबसे पहले बॉल सोनू के पास थी, उसने मोनू को दिया, मोनू ने गोल की तरफ मारी, उसने टोनू ने रोक ली, और फिर टोनू ने रोक करके किसको दे दी, अपनी टीम के एक दूसरे बंदे को, किसको, रामू को दे दी, ठीक है। सोनू, मोनू, टोनू और रामू, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि प्लीज आइडेंटिफाई द एजेंट सप्लाइंग द फोर्स इन ईच केस। तो इन सारे केस में कौन कौन एजेंट फोर्स लगा रहे हैं। तो सबसे पहले सोनू ने फोर्स लगाया, लात मारी तो, ठीक है। फिर उसके बाद मोनू ने उसकी डायरेक्शन चेंज की तो मोनू ने फोर्स लगाया, ठीक है, गोल पोस्ट की तरफ। अब उसके बाद जो गोलकीपर है उसने सबसे पहले बॉल को रोका, मतलब मोशन को कम किया है या डायरेक्शन को रोका, तो किसने फोर्स लगाया, गोलकीपर ने। गोलकीपर ने 2 बार फोर्स लगाया, पहले उसने फोर्स को रोका और उसके बाद उसने रामू की तरफ दिया। अब रामू ने वापस से बॉल को रोका, तो कितनी बार फोर्स लगा, 1 बार सोनू ने लगाया, 1 बार मोनू ने लगाया, 2 बार गोलकीपर ने लगाया और 1 बार रामू ने लगाया। 2, 3, 4, 5, टोटल 5 इंस्टेंट ऐसे हुए हैं जिसमें फोर्स लगा है या वेलोसिटी चेंज हुई है, ठीक है दोस्तों, समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन वाई सम ऑफ द लीव्स में गेट डिटैच्ड फ्रॉम ए ट्री इफ वी रिग्रेसली शेक इट्स ब्रांच, ठीक है, कि अगर हम एक पेड़ को बहुत जोर से हिलाते हैं तो उसकी पत्तियां गिर क्यों जाती हैं नीचे, ठीक है। अभी हमने देखा था, एग्जांपल देखा था कि हर एक चीज़ अपनी पोजीशन में रहना चाहती है, ठीक है, वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं होने देना चाहती है। जैसे हम बस का एग्जांपल लिया था, उसमें पैसेंजर करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही एक पेड़ बना लेते हैं अपन, कि एक पेड़ बना हुआ है, ठीक है, उसमें बहुत सारी ब्रांचें हैं और उस पर पत्तियां लगी हुई हैं साहब, ठीक है। अब बहुत तेज हवा चल गई और ये पत्तियां हिलने लग गई, तो हिलने लगी तो ये सारी पत्तियां क्या चाहेंगी, अपनी जगह पर रहें, लेकिन ये डाली हिल के कभी नीचे आएगी कभी ऊपर जाएगी, पत्ती वहीं रहना चाहती है। तो अगर उनका बॉन्ड मजबूत नहीं है तो पत्तियां नीचे गिर जाती है, किस वजह से, ड्यू टू आइदर यू कैन से इनर्शिया, और क्या कह सकते हैं, दे अपोज द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है दोस्तों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तो वही आ गया, अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। व्हाई डू यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन ए मूविंग बस ब्रेक्स टू ए स्टॉप एंड फॉल्स बैकवर्ड व्हेन इट एक्सेलरेट फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है। देख लेते हैं कि अब बस के अंदर हमने पहले भी देख चुके हैं वैसे तो, कि कौन बैठा हुआ है, मोनू को ही बैठाते हैं अपन आराम से, कि मोनू बैठा हुआ है, बस आगे चल रही है तो मोनू भी आगे चल रहा है, ठीक है। अब बस ने लगा दिए क्या, ब्रेक, तो बस ने अगर ब्रेक लगाए तो मोनू तो कहाँ चल रहा है, अभी भी आगे चल रहा है, ठीक है, मोनू के ब्रेक थोड़ी लगे हैं। तो इसलिए जब भी ब्रेक लगाते हैं ड्यू टू इनर्शिया, पैसेंजर कहाँ जाते हैं, आगे जाते हैं। अब देखिए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। अब दूसरी बस में किसको बैठा देते हैं, मोनू की बजाय सोनू को बैठा देते हैं, ठीक है, यहाँ मोनू बैठा होता है, सोनू बैठा हुआ है। अब इसने दिया एक्सेलरेशन, ठीक है, पहले भी बस चल रही थी, बाद में भी बस चल रही है, ठीक है, तो मोनू भी, ये सोनू भी चल रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन देने पे बस क्या हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन सोनू तो अपनी उसी स्पीड से चलना चाहेगा, तो सोनू क्या करता है, सोनू पीछे रह जाएगा बस से, तो इसलिए उसको पीछे की तरफ झटका लगता है, सरकार सवारी किधर चली जाती है, पीछे चली जाती है, ठीक है, और ब्रेक लगाते हैं तो सवारी हमेशा आगे की तरफ जाती है, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। आइए अब आगे देखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो गया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अपने को क्या बताता है, इनर्शिया के बारे में बताता है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अपन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या देखा, हाउ द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द फोर्स अप्लाइड टू इट, ठीक है, कि अब फर्स्ट में क्या देखा हमने कि एक्सेलरेशन कैसे चेंज करता है, ठीक है, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन कैसे चेंज होता है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे कि फोर्स मेजर ही कैसे होता है, कितना फोर्स लग रहा है भैया। अभी तो मैंने देखा फोर्स लगा दूंगा एक्स्ट्रा तो पीछे चला जाएगा, नहीं तो आगे चला जाएगा। अब कितना फोर्स लगेगा, वो फोर्स मेजरमेंट कैसे होगा, ये कौन बताएगा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट अपना पॉइंट क्या लिखा हुआ है, वेरियस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट, बहुत सारी ऑब्जर्वेशन क्या बताती हैं कि किसी भी चीज पे जो इम्पैक्ट लगता है फोर्स का, वो इम्पैक्ट किस चीज का होता है, या तो उनके मास का होता है ऑब्जेक्ट के, या उसकी वेलोसिटी का इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो इम्पैक्ट किससे किससे प्रोड्यूस होता है, या तो मास से या वेलोसिटी से, ठीक है। आइए, और हमने क्या देखा था कि किसी भी चीज में
मोशन में चेंज करने के लिए क्या चाहिए होता है हमको? फोर्स। तो जितना ज़्यादा फोर्स होगा, जितना ग्रेटर फोर्स होगा, उतना ज़्यादा चेंज हम फील करेंगे। ठीक है, चेंज मतलब उतना एक्सेलरेशन फील होगा, और जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा उतना ही ज़्यादा वेलोसिटी होगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आया फोर्स, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का रिलेशन? ठीक है। अब न्यूटन भाई साहब ने क्या बोला कि अब जब आप खुद ही बोल रहे हो पिछली स्लाइड में कि इम्पैक्ट किस किस पे डिपेंड करता है? मास और वेलोसिटी पे। तो न्यूटन भाई साहब ने क्या बोला कि मैं एक नया टर्म बता देता हूँ। उस टर्म का क्या नाम दिया उन्होंने? मोमेंटम। ये क्या होता है? किस किस पे डिपेंड करता है? मास और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हमने अभी बोला इम्पैक्ट किस पे डिपेंड करता है? मास और वेलोसिटी पे। तो न्यूटन ने क्या बोला कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी को ही हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम। ठीक है दोस्तों, तो मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये क्वेश्चन भी आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो अगर मैं मोमेंटम को पी से लिखता हूँ तो पी बराबर क्या हो जाएगा? एम इंटू वी, जहाँ पे एम है क्या? मास, वी क्या है? वेलोसिटी। अब उससे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? मोमेंटम के पास भी क्या होती है? डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। ठीक है, तो मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होती है? जो वी की डायरेक्शन होती है, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन जो होती है। इसका मतलब क्या हो गया? मोमेंटम भी क्या हो गया? एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो तीन, कल हम मैंने क्वेश्चन दिया था 3 वेक्टर क्वांटिटी बताओ, तो 3 तो आपने आज ही पढ़ ली है। ठीक है, आपने फोर्स भी आज पढ़ लिया है, और ठीक है, सेकंड क्या पढ़ लिया है? मोमेंटम। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है? अगर मोमेंटम पर लिखने को आ जाता है, पहला उसकी डेफिनेशन हो गई, तीसरा उसका फॉर्मूला, दूसरा उसका फॉर्मूला हो गया, तीसरा वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, चौथा क्या हो गया? उसकी एसआई यूनिट। तो किसी भी चीज़ की जब हम एसआई यूनिट लिखेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है उनकी एसआई यूनिट को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा? मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो मास की एसआई यूनिट क्या होती है? केजी। और वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो इसकी क्या हो जाएगी? किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट और देख लेते हैं। सिंस फोर्स ब्रिंग चेंज इन वी, तो फोर्स किस में चेंज लेके आता है? वी के अंदर चेंज लेके आता है। वी मतलब वेलोसिटी में भी हमने देखा कि फोर्स से क्या होता है? एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन से क्या होता है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अगर चेंज होती है तो ये किस में चेंज हो जाता है? पी में भी चेंज हो जाता है। ठीक है, पी मतलब क्या है? मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम खुद ही मास इंटू वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो किस में चेंज हो जाएगा? मोमेंटम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं से अपना क्या आता है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे हमने देखा ना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट की कोई चीज़ रुकी है तो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी। तो ऐसे सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? कि रेट ऑफ चेंज क्या होता है? जी, सबसे पहले चेंज निकाल लेंगे, P2 माइनस P1, ये क्या हो जाएगा? मोमेंटम में चेंज। और रेट ऑफ चेंज के लिए हम टाइम से डिवाइड करते हैं, तो P2 माइनस P1 अपॉन टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है किसके? अनबैलेंस फोर्स के। यही क्या बताता है अपना सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है दोस्तों, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम सॉरी, किसके प्रोपोर्शनल होता है? फोर्स के। ये अपना क्या बताता है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो अब कभी भी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लिखेंगे उसके साथ में ये प्रोपोर्शनलिटी वाला फॉर्मूला और लिखना है। ठीक है, तो हम क्या सबसे पहले लिखेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सबसे पहले चेंज ऑफ मोमेंटम लिखेंगे, क्या हो जाएगा? P2 माइनस P1, और रेट लिखेंगे तो अपॉन टी। ठीक है, P क्या होता है? M इंटू वी। तो V क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी। और M इंटू यू, यू का मतलब हो गया इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्या हो जाता है? M क्या आ गया आपका? कॉमन। कॉमन मतलब बाहर आ जाएगा, V माइनस यू अपॉन टी अंदर रह जाएगा। ठीक है, सॉरी प्रोपोर्शनल का सिंबल है तो प्रोपोर्शनल का ही रखेंगे। ठीक है, और इसको मैं आगे क्या लिख दूंगा? एम वी माइनस यू अपॉन टी को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। वी माइनस यू अपॉन टी तो एक्सेलरेशन होता है, मोशन में पढ़ा था अपन ने, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, और ये किसके प्रोपोर्शनल चल रहा है साहब? फोर्स के। ठीक है, तो ये फोर्स के प्रोपोर्शनल चल रहा है, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एम में हो गया। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट लिख देता हूँ, के। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं, के इंटू एम ए। फिर बाद में आपकी बुक में दिया हुआ है कि यूनिट फोर्स के लिए एफ बराबर क्या हो जाता है? एम ए। यही फॉर्मूला हर जगह यूज होता है कि फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। हमेशा आपको मास, एक्सेलरेशन, फोर्स में से 2 चीज़ें दे देगा, तीसरा पूछता है। ठीक है, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी आपके सामने है कि फोर्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है। सबसे पहले चेंज ऑफ मोमेंटम निकाला मैंने, क्या? P2 माइनस P1।
ठीक है। तो चेंज ऑफ मोमेंटम P2 माइनस P1, P2 की वैल्यू रखी है m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी फाइनल को v लिख दिया, इनिशियल को u लिख दिया, ठीक है। फिर मैंने मास को कॉमन ले लिया उसके बाद। अब रेट ऑफ चेंज जब मैं बात कर रहा हूँ तो टाइम से डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? अप्लाइड फोर्स के, तो मैंने अप्लाइड फोर्स के प्रोपोर्शनल रख दिया। उसके बाद मैंने v माइनस यू अपॉन टी को क्या लिख दिया? एक्सेलरेशन लिख दिया, ठीक है दोस्तों। और प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाया तो उसकी जगह पे k आ गया, ठीक है। तो समझ में आया? सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल होता है? फोर्स के प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो गई दोस्तों? एक तो हो गई न्यूटन, क्योंकि न्यूटन भाई साहब ने बताया था, ठीक है। सेकंड क्या हो गई? मैंने अभी बताया था कि उसमें जो जो क्वांटिटी आ रही है उनकी ऐसा यूनिट लिख दो। तो मास और एक्सेलरेशन आ रही है, ठीक है। मास की ऐसा यूनिट किलोग्राम और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो दो ऐसा यूनिट हो गई। तो कोई से भी क्वेश्चन में आपके पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव के अंदर कि ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो गया, तो न्यूटन दे देगा, या फिर केजी मीटर पर सेकंड दे देगा एक ऑप्शन, एक केजी दे देगा, एक केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे देगा। तो आपके या तो न्यूटन दे तो न्यूटन आंसर है, या फिर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अभी कभी कभी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को सेकंड की पावर -2 भी लिख देता है, ठीक है। आइए अब इसके एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट लॉ में कहीं भी टाइम नहीं आ रहा था, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमेशा क्या आएगा? टाइम की वैल्यू आएगी। एफ बराबर क्या लिखा हमने? एम ए, ए की जगह क्या लिखा? वी माइनस यू अपॉन टी। तो टाइम इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है दोस्तों। तो जब कभी भी फोर्स को आपको कम करना है तो आपको टाइम को बढ़ाना होगा, ठीक है। फोर्स को कम करना है मतलब जब जब आपको इम्पैक्ट को रिड्यूस करना होगा, इम्पैक्ट को कम करना पड़ेगा, तो आपको टाइम बढ़ाना होगा। एग्जाम्पल क्या क्या है? देखो जब हम कोई क्रिकेट खेलते हैं तो किसी भी बॉल को कैच लेते हैं तो हम अपने हाथ को पीछे खींचते हैं, जिससे अपने को टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाता है, ठीक है। इसी वजह से हमारे हाथ में इम्पैक्ट कम लगता है, फोर्स कम लगता है, चोट कम लगती है, ठीक है। सेम चीज़ क्या होता है जब हाई जंप करता है कोई भी एथलीट, तो क्या करता है? नीचे क्या लगाए हुए होते हैं? कुशन बेड लगाए हुए होते हैं, ठीक है। कुशन बेड लगाए हुए होते हैं, कुशन मतलब गद्दे लगे हुए होते हैं। तो गद्दे पे वो गिरता है तो स्पंज लगे हुए होते हैं, तो उसको टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाता है, ठीक है। टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा मिलता है तो फोर्स कम हो जाता है, इम्पैक्ट थोड़ा कम होता है और इंजरी से बच जाते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन क्या क्या हो गया? एक तो आपका कुशन बेड होते हैं हाई जंप के अंदर, एक आप कैच लेते हो, हाथ को पीछे खींचते हो और आपकी इंजरी को प्रिवेंट करता है, ठीक है। तीन हो गए। ऐसे ही आपके फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के एप्लीकेशन क्या हो गए थे कि बस में पैसेंजर आगे और पीछे जाते हैं ब्रेक लगाने पे और एक्सेलरेटर देने पे, ठीक है। इसमें क्या हो गया? हम कैच लेते हैं तो हाथ को आगे पीछे करते हैं और कुशन लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो आपको दोनों स्टेटमेंट याद करने हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के, ठीक है। इनर्शिया की डेफिनेशन याद करनी है और दोनों के दो दो एप्लीकेशन याद करने हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, दिमाग की बत्ती जलाने वाली। अगर अभी हम बार बार बात कर रहे थे यूनिफॉर्म मोशन होगा जब फोर्स अप्लाइड जीरो हो जाता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से देखिए, अगर मैं एफ की वैल्यू जीरो रख देता हूँ तो टी तो जीरो के साथ चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा? एम वी माइनस यू बराबर क्या आ जाएगा? जीरो। तो एम भी जीरो में चला जाएगा तो वी माइनस यू बराबर जीरो। इसका मतलब क्या हो गया? वी बराबर क्या हो गया? यू। की कहने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के बराबर रहेगी, मतलब हमेशा वेलोसिटी सेम रहेगी। इसी को हम क्या बोल देते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। जब वेलोसिटी सेम रहती है उसी को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो मैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन से भी बता दे सकता हूँ यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, और यूनिफॉर्म मोशन के लिए कंडीशन क्या होगी? दो कंडीशन, एक तो वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, अगर वेलोसिटी सेम है तो क्या रहेगा? एक्सटर्नल फोर्स जीरो रहेगा, ठीक है दोस्तों। क्या रहेगा? एक्सटर्नल फोर्स, या इसी को मैं बोलता हूँ अनबैलेंस फोर्स, क्या रहेगा? जीरो रहेगा, ठीक है दोस्तों। समझ में आया? दोस्तों समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आइए अब हम आगे थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं। एक कांस्टेंट फोर्स acts on an object of mass 5 kg for a duration of this. It increases the velocity from this to this. Find the magnitude of the applied force. देखिए सबसे पहली बात तो फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला अभी अपने को पता लग ही चुका है सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, m इंटू ए होता है। तो ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? v माइनस यू अपॉन टी। मेरे को मास भी दे रखा है कितना? 5 kg, v दे रखा है कितना? 7, u दे रखा है 3 और टाइम दे रखा है 2 सेकेंड। तो क्या हो जाएगा? 5, 4 और 2, 2 से 4 कैंसिल, 2, तो क्या हो जाएगा? 10 न्यूटन, ठीक है दोस्तों। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स आ गया। अब क्या बोल रहा है? अगर फोर्स वर अप्लाइड फॉर 5 सेकेंड तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी साहब? ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी तो 3 रहेगी, फाइनल क्या हो जाएगी? तो फोर्स को मैं 10 मान लेता हूँ। अब इसी में उल्टा कर देता हूँ। मास कितना दे रखा था? F बराबर एम वी माइनस यू अपॉन टी के अंदर मैं F की जगह 10 रख देता हूँ, मास की जगह मास रख देता हूँ, V मेरे से पूछा गया है, U 3 रख लेता हूँ और T 5 हो गया। तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। 10 बराबर क्या आ गया? V माइनस 3
तो v बराबर क्या आ जाएगा 10+3 मतलब 13 मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। A motor car is moving with a velocity of this much kilometer per hour and it takes 4 seconds to stop after the brake are applied। ठीक है, तो मेरे को इनिशियल वेलोसिटी दे दी, वो रेस्ट करता है, ब्रेक लगता है तो ठीक है, स्टॉप करता है मतलब फाइनल वेलोसिटी दे दी 0। ठीक है, टाइम दे दिया मेरे को। ठीक है, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक। तो वही बात है वापस से, फोर्स बराबर क्या होता है एम वी माइनस यू अपॉन टी। मास दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है। ठीक है, और टाइम दे रखा है। लेकिन यहाँ पे काम की चीज़ पता है क्या है कि हमेशा जब भी ऐसा यूनिट में नहीं दियो तो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है, नहीं करोगे तो आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो मास किस में दे रखा है 1000 kg। ठीक है, v की वेलोसिटी कितना दे रखा है 0, u कितना था 108। 108 को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा सबसे पहले, किलोमीटर पर आवर को मीटर में और आवर को सेकंड में। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, अब 6 से कैंसिल आउट कर दिए, 6 6 36, 6 1 6, 6 6 46, वापस से 3 से, तो 30 मीटर पर सेकंड आ गया स्पीड। तो 0 माइनस 30 अपॉन 4। ठीक है, तो नेक्स्ट कैंसिल आउट कर दीजिए, -1000 इंटू 30 अपॉन 4। माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि स्पीड कम हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो माइनस आएगा तो वेक्टर क्वांटिटी है, माइनस लिखना है साथ में, नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा। 2 से कैंसिल आउट कर दो, ये हो जाएगा 15। ठीक है, और ये करोगे तो 500, तो 15 5 जा 75, तो क्या हो गया 7500 न्यूटन माइनस का। ठीक है दोस्तों, ये अपना क्या हो गया आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने दो लॉ देख लिए मोशन के। पहला क्या बताता है कि फोर्स चेंज कैसे करता है मोशन को। ठीक है, तो अगर कोई आपसे यही पूछ ले कि तीनों फोर्स में, तीनों मोशन में या तीनों लॉ में क्या डिफरेंस है, तीनों लॉ में से फर्स्ट लॉ क्या बताता है वो कि फोर्स मोशन को कैसे चेंज करेगा, और सेकंड क्या बताता है कि फोर्स का मेजरमेंट कैसे होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताता है कि जब भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है, ठीक है, कि जब भी एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे, एक ऑब्जेक्ट ए एक ऑब्जेक्ट बी पे फोर्स लगाता है, ठीक है, तो बी भी ए के ऊपर वापस फोर्स लगाता है। ठीक है, कि जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है। ठीक है, ये क्या बोलता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलता है। उसके आगे एक लाइन और बोलता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि टू फोर्सेज आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, कि वो दोनों फोर्स हमेशा मैग्नीट्यूड में क्या होते हैं इक्वल होते हैं और डायरेक्शन में क्या होते हैं अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन की सिर्फ दो लाइनें हैं कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे फोर्स लगाता है तो दूसरा भी पहले पे फोर्स लगाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि दोनों फोर्स की मैग्नीट्यूड इक्वल होता है और डायरेक्शन अपोजिट होती है। ठीक है, दीज फोर्स एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ए किस पे फोर्स लगाएगा बी के ऊपर, ठीक है, और बी किस पे फोर्स लगाएगा ए के ऊपर। तो दोनों फोर्स हमेशा दूसरी चीज़ों पे लगते हैं, ए का फोर्स बी पे लगता है, बी का फोर्स ए पे लगता है। कभी भी दोनों फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे नहीं लगते हैं। ट्रू फॉल्स में आ सकता है, असेशन रीजन में आ सकता है। ठीक है, कि नेवर ऑन सेम ऑब्जेक्ट, कभी भी एक ऑब्जेक्ट पे नहीं लगेंगे, हमेशा किस पे लगेंगे डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। दो एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसे ही दो ऑब्जेक्ट हैं इसके अंदर, जैसे एक बंदूक हम चलाते हैं, एक गन चलाते हैं, तो उसमें एक बुलेट होती है। ठीक है, तो बुलेट जब भी बाहर जाती है, ठीक है, तो बुलेट जब आगे जाती है तो बुलेट पे कौन फोर्स लगा रहा है, गन फोर्स लगा रही है, तो बुलेट गन के ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगा के जाती है जिससे हमारे कंधे में झटका लगता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं एक्शन फोर्स, इसको बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। ठीक है, सेम चीज जब एक आदमी एक नाव से प्लेटफॉर्म पे आता है तो वो नाव पे पीछे की तरफ धक्का लगा के आता है। ठीक है, तो नाव पे पीछे की तरफ धक्का जैसे ही लगाता है तो नाव उस आदमी पे आगे की तरफ फोर्स लगा देती है। ठीक है, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है हमेशा। ठीक है, जब भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है। ठीक है, चलिए अब हम एक बार तीनों फोर्स का रिवीजन कर लेते हैं, तीनों लॉ ऑफ मोशन का, कि क्या क्या होते हैं। पहला हमको क्या बताता है कि सारे ऑब्जेक्ट किस में रजिस्ट करते हैं, उनके चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन का क्या करते हैं अपोज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ मोशन ये बताता है। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है कि चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है किसके, अप्लाइड फोर्स के। ठीक है,
मतलब पहले में हम बताते हैं कि मोशन को कैसे अपोज कर मतलब डिफाइन करता है या चेंज करता है, सेकंड बताता है फोर्स कैसे निकालते हैं, थर्ड क्या बताता है दो तरीके के फोर्स लगते हैं और दोनों अलग अलग चीज़ों पे लगते हैं और दोनों की वैल्यू सेम होती है और डायरेक्शन अपोजिट होती है। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? तो अभी तक हमने इस चैप्टर में जो पढ़ा उसकी समरी सिर्फ ये स्लाइड है। और हाँ, एग्जाम्पल और ऐड कर लीजिएगा तीनों में। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल बस का हो गया कि बस में पैसेंजर ट्रेवल करते हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल क्या हो गया कि टाइम इंक्रीज करके हम इंक्रीज ये इंजरी को वो कर देते हैं। और दूसरा कैच लेते हुए या फिर हाई जंप के अंदर जो यूज होता है। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल क्या हो गया, अभी हमने देखा था बोट को क्रॉस करते हुए, या फिर बुलेट और गन का एग्जांपल हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जो आपके चैप्टर के पीछे दी हुई है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस ए नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, वो नेट जीरो अनबैलेंस फोर्स एक्सपीरियंस करता है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन है। तो इट इज़ पॉसिबल कि क्या ये पॉसिबल है कि वो नॉन जीरो वेलोसिटी से चले? बिल्कुल पॉसिबल है। सारे यूनिफॉर्म मोशन में नॉन जीरो वेलोसिटी होती है, कोई ना कोई वेलोसिटी होती है। ठीक है, इफ़ यस तो आंसर क्या हो जाएगा सबसे पहले? तो यस इट इज पॉसिबल। ठीक है, स्टेट द कंडीशन दैट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन, तो किस कंडीशन में रखे? तो हम क्या लिख सकते हैं? यस इट इज पॉसिबल एनी ऑब्जेक्ट मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन से हमने क्या बोल दिया? स्ट्रेट लाइन का मतलब हो गया कि वो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, तो डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही, मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन हो गई कि और कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, इसका मतलब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं लगा हुआ है और उसकी नॉन जीरो वेलोसिटी भी है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन ए कारपेट इज बीटन विद ए स्टिक, कि जब हम एक कारपेट को स्टिक से मारते हैं, ठीक है, तो डस्ट बाहर क्यों आ जाती है? तो डस्ट बाहर क्यों आती है? जैसे हम उसको स्टिक से मारेंगे तो कारपेट लहराने लगती है। ठीक है, और डस्ट अपनी जगह पे रहना चाहती है। ठीक है, ड्यू टू इनर्शिया, तो अपनी जगह पे रहना चाहती है। तो कारपेट अगर साइड से हट गई तो डस्ट वापस से नीचे गिर जाएगी। तो द ड्यू टू इनर्शिया क्या होता है? डस्ट पार्टिकल वांट टू स्टे in their state of rest. That's why they get separated from the carpet on beating with a stick। कि किसी भी स्टिक से मैं कारपेट को मारता हूँ तो जो उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल है वो अपनी पोजीशन में रहना चाहते हैं और कारपेट उसके साइड से हिल जाती है, तो दोनों के बीच में जो टच होता है वो ख़त्म हो जाता है और वो नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वाई इट इज एडवाइज टू टाई एनी लगेज कैप्ट ऑन द रूफ ऑफ ए बस। तो सेम आंसर होगा इसका भी कि जब बस में मैं ब्रेक लगाऊंगा तो सामान आगे जाएगा और एक्सेलेटर दूंगा तो पीछे जाएगा, तो वो बस की छत से ना गिरे। ठीक है, तो मैं उसको बांध देता हूँ। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया कि इसको इनर्शिया और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से मेरे को इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, कि जब भी एक्सेलरेट करूंगा मैं बस को तो लगेज पीछे चला जाएगा, लगेज विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन, और जब मैं उस पर ब्रेक लगाऊंगा तो लगेज विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो उसको गिरने से बचाने के लिए
मैं किससे बांधता हूँ, रस्सी से बांध देते हैं हम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बैट्समैन हिट्स ए क्रिकेट बॉल विद विच देन रोल्स ऑन ए लेवल ग्राउंड, तो वो एक ग्राउंड के ऊपर जाती है बॉल एक बार हिट करने के बाद। आफ्टर कवरिंग ए शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम्स टू रेस्ट, बॉल रुक जाती है, ठीक है। तो भैया बॉल क्यों रुक जाती है, तो बॉल क्यों रुक जाती है, द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ, बिल्कुल बैट्समैन ने तो मारा तभी तो इतनी दूर गई है। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल, की वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होती है फोर्स लगाए हुए के, ठीक है, होती तो है लेकिन रुकने का कारण वो नहीं है, ठीक है। देयर इज ए फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, बिल्कुल कोई ना कोई उस बॉल को रोक रहा है इसलिए वो रुक जा रही है। तो कौन रोक रहा है उसको, उसको फ्रिक्शन फोर्स रोक रहा है, ठीक है दोस्तों। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। ए ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट एंड रोल्स डाउन ए हिल विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो आपको एक्सेलरेशन दे दिया। इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, डिस्टेंस आपको दे दी और टाइम दे दिया आपको 20 सेकेंड। तो क्या बोल रहा है, आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। तो देखो आपको u दे दिया, u बराबर क्या हो गया 0, v बराबर क्या हो गया, v तो आपको दे ही नहीं रखा, ठीक है। डिस्टेंस आपको दे दिया s, s कितना दे दिया 400 मीटर और टाइम कितना दे दिया 20 सेकेंड, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन याद है आपको, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। इसमें u की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो 0 हो जाएगा, s की वैल्यू 400 दे रखी है, तो इसलिए यहाँ से हमने क्या सीखा, यहाँ से हमने ये और सीखा दोस्तों कि कभी भी फिजिक्स में मैं कोई भी चैप्टर आगे पढ़ूंगा तो पीछे के चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिन भी दोस्तों ने अभी तक मोशन वाला वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ जाके देखिए, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या हो जाएगा, यहाँ से 400 इक्वल्स टू 420 का स्क्वायर होगा a अपॉन 2, तो 400 से 400 कट गया, a बराबर क्या आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो a आ गया आपका, तो मास ये फोर्स क्या हो जाता है m इंटू ए, m दे रखा है आपको 7 टन, उसको आपके ऐसा यूनिट में लिखेंगे तो 7000 kg हो जाएगा और a की जगह 2, तो क्या हो जाएगा 14000 न्यूटन आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विद द वेलोसिटी ऑफ दिस अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ ए लेक कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। एक पत्थर को मैं एक लेक पे फेंक रहा हूँ तो वो कहाँ जाके रुक जाता है, 50 मीटर ट्रेवल करके रुक जाता है। तो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी u बराबर कितनी थी 20 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे v बराबर कितनी हो गई 0, मास उसका कितना दे रखा है 1 kg, ठीक है। तो अभी आपसे फ्रिक्शन फोर्स पूछ रहा है कितना लगा, तो फोर्स क्या हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, अभी पिछले क्वेश्चन में भी अपन ने किया है। तो फोर्स बराबर क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मेरे को एक्सेलरेशन कहाँ से निकालूंगा वापस से मोशन वाले चैप्टर से, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को u दे रखा है, मेरे को टाइम दे रखा है, यहाँ पे मेरे को टाइम नहीं दे रखा, मेरे को क्या दे रखा है इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दे रखी है और डिस्टेंस दे रखी है। तो कौन सी ऐसी इक्वेशन है, पहली इक्वेशन क्या होती है v बराबर u प्लस ए टी, सेकेंड क्या होती है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड क्या होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। तो यहाँ पे अपनी क्या लगेगी थर्ड इक्वेशन, क्योंकि टाइम नहीं दे रखा है, ठीक है। टाइम दे रखा होता तो मैं फर्स्ट सेकंड में से कुछ लगाता, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो यहाँ पे v क्या हो गया 0, u क्या हो गया 20 स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 2, a की वैल्यू निकालनी है, s की वैल्यू क्या हो गई 50, तो माइनस क्या हो जाएगा 400, 2a, s की वैल्यू क्या है 50, तो 52 या 100, तो 400 में से तो a बराबर क्या आ गया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं फोर्स क्या निकाल दूंगा मास कितना दे रखा है 1 और एक्सेलरेशन क्या है -4, तो फोर्स कितना हो गया -4 न्यूटन। दोस्तों यहाँ पे माइनस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि वेक्टर है ये डायरेक्शन को बताता है कि नेगेटिव फोर्स है मतलब वो मोशन को रोकने का काम कर रहा है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18,000 kg इंजन पुल्स ए ट्रेन ऑफ 5 वैगन, की एक इतने केजी का इंजन है वो 5 वैगन को पुल कर रहा है और हर एक वैगन का वेट कितना है 2000 kg। तो 5 वैगन का वेट कितना हो गया 5 इंटू 2000, टोटल कितना हो गया 10,000 kg वैगन का, अभी इंजन अलग है, ठीक है। इफ़ द इंजन एग्जर्ट ए फोर्स ऑफ दिस मच, तो एक मैं इंजन प्लस वैगन ये मान लेता हूँ, ये ट्रेन मान लेता हूँ जिसमें एक इंजन है और प्लस 5 वैगन है, सॉरी
ठीक है, उस पर एक फोर्स लग रहा है कितना, 40,000 न्यूटन। ठीक है, पीछे फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, 5,000 न्यूटन। तो पहला क्वेश्चन तो क्या ही बोल रहा है, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। तो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स क्या हो जाएगा, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस हो जाते हैं। 40,000 माइनस 5,000 बराबर कितना हो जाता है, 35,000 न्यूटन। तो पहला आंसर तो यही हो गया, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स हो गया 35,000 न्यूटन। अब क्या पूछा है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए क्या होता है, फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स कितना था, 35,000, और मास कितना है दोस्तों, 10,000 किसका मास है, वैगन का, और 8,000 किसका मास है, इंजन का। तो टोटल मास कितना हो गया, 18,000। तो 18,000 से डिवाइड कर देंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या आ गया, 35/18। ये अपना आंसर हो गया। डिवाइड करना है, डिवाइड करके लिख दो, किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करेंगे। हाँ, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज ए मास ऑफ दिस मच केजी, व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड इफ व्हीकल इज टू बी स्टॉप विद ए नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ दिस। ठीक है, तो उसको मास क्या होना चाहिए, ठीक है, सॉरी फोर्स पूछ रहे हैं। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास आपको दे रखा है कितना, 1500, एक्सेलरेशन आपको क्या दे रखा है, -1.7। ठीक है, तो बस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा न्यूटन में। नेक्स्ट नेक्स्ट है, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम मूविंग विद द वेलोसिटी वी। देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्या होता है, हमें क्या पता है, मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो सीधा सीधा आंसर क्या हो गया, डी। लेकिन क्वेश्चन ऐसा यूनिट और पूछ सकता है, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, मीटर पर सेकेंड ऐसे भी लिख सकता है, मीटर पर सेकेंड ऐसे भी लिख सकता है, और केजी मीटर पर सेकेंड ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो चारों चीज़ें, तीनों चीज़ें सेम है। ठीक है, नेक्स्ट, यूजिंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ दिस मच न्यूटन वी इंटेंड टू मूव ए वुडन कैबिनेट अक्रॉस ए फ्लोर एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है भाई साहब, कांस्टेंट वेलोसिटी से उसको मूव कराना है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से कब मूव करती है कोई चीज़, जब क्या हो जाता है, अनबैलेंस फोर्स क्या हो जाता है, अनबैलेंस फोर्स क्या हो जाता है, जीरो। ठीक है, तो अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स हमने लगा दिया, तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना होना पड़ेगा, फ्रिक्शन फोर्स हैज टू बी इक्वल टू अप्लाइड फोर्स ऑफ 200 न्यूटन टू बैलेंस इट। उसको बैलेंस करने के लिए उसके बराबर होना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी कितनी हो गई, फ्रिक्शन फोर्स विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है दोस्तों, या सेकंड तरीका, अनबैलेंस फोर्स जीरो होना चाहिए, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, हॉरिजॉन्टल फोर्स, सॉरी फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा -200 न्यूटन। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स प्लस वो लिख सकता हूँ, फ्रिक्शन फोर्स, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, जीरो बराबर 200 प्लस फ्रिक्शन फोर्स। तो यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, -200। ठीक है, साइन जरूर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन को बताता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हेन वी पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट पुशेज बैक टू अस। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो यही बोलता है कि दो चीज़ों में आपस में अगर फोर्स लग रहा है, तो पहले दूसरे पे लगा रहा है तो दूसरा पहले पे लगाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, तो वो इक्वल भी होते हैं और अपोजिट भी होते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज ए मैसिव ट्रक पार्कड अलोंग द रोड साइड, अब ये क्या बोल रहा है, अगर वो बहुत बड़ा ट्रक है जो रोड साइड पार्क है, ठीक है, इट विल प्रोबेबली नॉट मूव, तो ये मूव नहीं करता है अगर हम उस पर धक्का लगाते हैं तो। ठीक है, ए स्टूडेंट जस्टिफाई करता है, ऐसा क्यों होता है कि दो अपोजिट और इक्वल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए ऐसा होता है कि वो मूव नहीं करता है। तो क्या उसका लॉजिक ठीक है, बताइए, कमेंट करके बताइए, क्या स्टूडेंट का लॉजिक ठीक है कि ट्रक मूव क्यों नहीं कर रहा है।
जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। ट्रक मूव क्यों नहीं करता है? इसकी वजह से मूव नहीं करता है दोस्तों ट्रक। दोनों, जैसे एक ये लड़का है, ठीक है, उसके सामने एक ट्रक है बहुत बड़ा, तो ट्रक पे फ्रिक्शन भी लग रहा है, ऐसे ही लड़के पे भी नीचे फ्रिक्शन लग रहा है, तो ये इस पे फोर्स लगा रहा है एफ, ये भी इस पे वापस फोर्स लगा दे रहा है एफ। वो तो ठीक है, लेकिन ट्रक का अब मैं डायग्राम बनाऊं तो ट्रक पे तो एक फोर्स ऑलरेडी लग रहा है एफ, लेकिन इस फोर्स को कौन बैलेंस कर दे रहा है नीचे से? फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है दोस्तों, तो मूव क्यों नहीं कर रहा है वो? मूव क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ट्रक पे तो अनबैलेंस फोर्स लग रहा है एफ, लेकिन उस पर अनबैलेंस फोर्स को उसका फ्रिक्शन फोर्स मैनेज कर दे रहा है। ठीक है, तो ट्रक क्यों मूव नहीं कर रहा है? ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स। और बॉय भी क्यों मूव नहीं कर रहा है? ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अगर लड़का एक कोशिश ज़्यादा करता रहेगा, कंटिन्यूसली करता रहेगा, तो बॉय क्या हो जाता है? स्लिप हो जाता है, लेकिन इसका फ्रिक्शन फोर्स, ट्रक का फ्रिक्शन फोर्स अभी भी उसको मैनेज कर देता है। ठीक है, इसलिए ट्रक तो मूव नहीं करता है, लड़का स्लिप हो जाता है। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? चलिए अब आगे देखते हैं। ए हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड इज स्ट्रक बाय ए हॉकी स्टिक टू रन रिटर्न अलोंग द ओरिजिनल पाथ विद द वेलोसिटी ऑफ दिस। ठीक है, कि एक हॉकी स्टिक है और एक बॉल दे रखी है उसके साथ में। ठीक है, वो कितने की है? 200 ग्राम की, तो केजी में बदलेंगे तो 0.2 केजी। ठीक है, ट्रेवलिंग एट ए 10 मीटर पर सेकेंड इज स्ट्रक बाई ए हॉकी स्टिक, तो वो आ किससे रही है? 10 मीटर पर सेकेंड से, तो इनिशियल वेलोसिटी यू हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उससे टकरा के वापस जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो मैं उसको माइनस बोल देता हूँ। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो गया? अगर मैं इनिशियल को माइनस बोल रहा हूँ, -10, किसी एक को माइनस बोलना पड़ेगा मेरे को, चाहे मैं 10 को बोलूँ या 5 को बोलूँ। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया? चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? P2 माइनस P1। P2 क्या होता है? मास एम वी माइनस एम यू, एम को मैं कॉमन ले लूँगा और क्या हो जाएगा? वी माइनस यू। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या लिखा? एम, वी की जगह 10, माइनस ऑफ -5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 15। एम की जगह पे क्या दे रखा है? 0.2, 0.2 इंटू 15, 15 टू जा क्या हो जाता है? 30, 30 का मतलब 3 kg मीटर पर सेकेंड, मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कि मैं +10 या -10 किसको ले रहा हूँ। जैसे अगर मैं इधर एक्स डायरेक्शन को प्लस मान रहा हूँ, इधर माइनस मान रहा हूँ, तो 10 माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कुछ भी लूँ, अल्टीमेटली मेरा आंसर क्या आएगा? 3। अब डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि मैंने किसको क्या लिया था। ठीक है, नेक्स्ट 13 क्वेश्चन देखिए। ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली विद ए वेलोसिटी ऑफ दिस स्ट्राइक्स ए स्टेशनरी वुड। तो एक आपकी बंदूक चल, ये गोली चल रही है, ठीक है, एक वुडन ब्लॉक में आके टकराती है। ठीक है, और इसमें टकराने के बाद इसमें अंदर जाके कहीं रुक जाती है। ठीक है, तो अभी देखिए क्या बता रहा है कि वो यहाँ पे कितना था, जस्ट टकराने से पहले कितनी वेलोसिटी थी उसकी? 150 मीटर पर सेकेंड, और अंदर जाके क्या हो गई? 0। तो इनिशियल वेलोसिटी वी यू बराबर कितनी हो गई? ये, और वी बराबर कितना हो गया? 0। ठीक है, और उसने डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की उसके अंदर घुसने के बाद? देखो टाइम भी दे रखा है आपको, टाइम कितना लगा उसको? 0.03 सेकेंड। ठीक है, डिस्टेंस आपको नहीं दिया, डिस्टेंस आपको निकालनी है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन। तो डिस्टेंस कहाँ से निकलती है अपने को? 3 ही तो फॉर्मूले आते हैं अपने को, इक्वेशन आती है, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो डिस्टेंस किस में आता है? ऐसा अगर अपने को दे रखा है, टाइम अगर दे रखा है, ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं दे रखा है दोस्तों। तो सबसे पहले तो मैं एक्सेलरेशन निकाल लूँगा, v बराबर u प्लस 80 से। ठीक है, तो v बराबर u प्लस 80, जिसमें v बराबर 0 है, u बराबर 150 था, प्लस a, टाइम कितना है? 0.03। तो यहाँ से a बराबर क्या आ जाएगा? 150 अपॉन 0.03 माइनस का, तो यहाँ से 2 जीरो ऊपर गए, 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 5000 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर माइनस का। ये आ गया आपका एक्सेलरेशन। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी आपकी यू टी, यू क्या है 150, टी क्या था आपका, चलो पहले इक्वेशन लिख देते हैं, एस बराबर क्या हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से एस की जगह पे क्या आ जाएगा, यू की वैल्यू आपको दे रखी है 150, टाइम टी दे रखा 0.03, हाफ ए की वैल्यू अभी आपने निकाली है माइनस में 5000, और टी की वैल्यू आपने पता ही है आपको 0.3 इंटू 0.3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट किस में आएगा, मीटर में। ठीक है दोस्तों, तो कर ही लेते हैं सॉल्व जल्दी से। ए की वैल्यू आ गई 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और 2 से 50 करेंगे तो 25। अच्छा 0.03 है तो फिर तो डबल जीरो आ जाएगा। 1 मिनट रुकिए दोस्तों, वापस से कर लेते हैं। थोड़ा छोटा छोटा कर लेते हैं, जिससे एक ही स्लाइड में पूरा क्वेश्चन आ जाए। सबसे पहले अपन ने निकाला v और u से a निकाला। a क्या हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी, तो ये क्या हो जाएगा -150 अपॉन टाइम, टाइम कितना था 0.03, तो पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो ऊपर चला जाएगा, तो ये -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, उसके बाद मैंने डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लिखा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वाला, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से u कितना था मेरा 150, t मेरा दे रखा है 0.03, तो मैं 3/100 लिख दूंगा, प्लस हाफ a की जगह -5000, तो ये बीच वाले को माइनस कर देता हूँ 5000, और t की जगह 3/100 था, तो 3 की जगह स्क्वायर करेंगे 9, और 100 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बार जीरो आ जाएगा। ठीक है, 3 जीरो तो इससे कैंसिल आउट हो गई, और ये क्या हो गया 5 2 जा 10। ठीक है, यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो ऑलरेडी कट गया, तो 5 से कट करूँगा तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो ये क्या बचा, ये बचा 9/2 माइनस 9/4, एलसीएम लूँगा तो क्या आ जाएगा 9/4 मीटर। ठीक है दोस्तों, डिस्टेंस आ गई। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट पूछ रहा है फोर्स एक्जर्टेड, तो एक्सेलरेशन मेरे पास है, मास मेरे पास है, तो फोर्स भी आ जाएगा, फोर्स बराबर तो सीधा ही निकल जाएगा m इंटू ए। ठीक है, मास कितना दे रखा है बुलेट का 10 ग्राम, तो उसको केजी में बदलूंगा 10/1000, और एक्सेलरेशन -5000 आया ही था, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, तो -50 न्यूटन। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। An object of mass 1 kg traveling in a straight line with a velocity of this collide with and sticks to an stationary wooden block of mass this, then they both move off together in the same straight line। एक बॉक्स आ रहा था यहाँ से, दूसरे बॉक्स से टकराता है, और टकराने के बाद दोनों एक साथ चलने लग जाते हैं। ठीक है, एक पहला वाला 1 kg का था, सेकंड 5 kg का था, तो बाद में पूरा मिलके 6 kg के हो गए। ठीक है, तो ये कहने का मतलब क्या हुआ, पहले इसका मोमेंटम कितना था 1 kg है और 10 मीटर पर सेकंड है, ये तो जीरो है वेलोसिटी, तो इसकी वेलोसिटी v हो गई। ठीक है, देखो सबसे पहले तो क्या बाहर से कोई फोर्स लग रहा है, जी नहीं, दोनों आपस में चल रहे हैं और टकरा के साथ में चलना शुरू हो गए, तो मोमेंटम सेम होता है। ठीक है, फोर्स अप्लाइड क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर, फोर्स अप्लाइड क्या हो गया जीरो, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया जीरो, चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया जीरो, तो क्या हो गया P2 बराबर P1। ठीक है, तो P1 कितना था 1 इंटू 10 m इंटू वी बराबर क्या हो गया 6 इंटू वी, तो यहाँ से वेलोसिटी कितनी आ गई 10/6, 10 क्या होता है 5/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो टोटल मोमेंटम आ गया, सॉरी टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट
एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। वो वेलोसिटी आ गई मेरी, तो बिफोर और आफ्टर इम्पैक्ट निकल ही जाएगा। बिफोर इम्पैक्ट मोमेंटम कितना था 10 × 1, बिफोर इम्पैक्ट हो गया, इसको P1 बोल दूंगा मैं, और आफ्टर इम्पैक्ट क्या हो जाएगा 6V। V की वैल्यू आई चुकी है मेरी, तो इसको मैं P2 बोल दूंगा। ठीक है दोस्तों, और कंबाइंड वेलोसिटी भी मैं निकाल ही चुका हूँ। अब नेक्स्ट देखिए, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम ए वेलोसिटी ऑफ दिस टू दिस इन 6 सेकेंड। देखो V भी दे रखा है, U भी दे रखा है, T भी दे रखा है, M भी दे रखा है। कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम। तो M इंटू V से फर्स्ट मोमेंटम, M इंटू V से क्या निकलेगा फाइनल P2, और M इंटू U से क्या निकलेगा इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोल रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एग्जर्टेड बाय द सब्जेक्ट। तो मेरे को टाइम दे रखा है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाता है mv-u/t। सारी चीज़ें दे रखी है मेरे को। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे, निकल जाएगा। देखो मास दे रखा है 100 kg, टाइम दे रखा है 6 सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है 5, फाइनल वेलोसिटी दे रखा है 8। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दिखने में जितना बड़ा लग रहा है उतना ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। अख्तर, किरण और राहुल 3 लोग मोटर कार में जा रहे हैं, मतलब एक कार में जा रहे हैं। ठीक है, बहुत तेज वेलोसिटी से जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, एक्सप्रेस वे पे जा रहे हैं साहब। तो एक्सप्रेस वे पे जा रहे हैं, उनको एक किसने हिट किया, इंसेक्ट ने हिट किया, एक कीड़े ने या मक्खी ने हिट किया। ठीक है, कहाँ पे हिट किया, उनकी विंडशील्ड पे, मतलब कार के कांच पे, ग्लास पे। ठीक है, और वो उसी पे चिपका हुआ रह गया। ठीक है, अब बात आई कि अख्तर और किरण ने आपस में बात करना शुरू किया। किरण बोलती है कि इंसेक्ट को चोट लगी, सफर्ड ए ग्रेटर चेंज ऑफ मोमेंटम की वजह से। कि ऐसा क्यों हुआ कि उसका मोमेंटम बहुत चेंज हो गया कंपेयर टू चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द कार। वो क्या बोल रहा है कि कार का मोमेंटम चेंज नहीं हुआ, किसका मोमेंटम चेंज हो गया, सिर्फ इंसेक्ट का मोमेंटम चेंज हो गया। क्यों, अब किरण अपना रीजन दे रही है कि क्यों चेंज हो गया। अब किरण बोल रही है बिकॉज द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द इंसेक्ट वाज मच मोर देन द मोटर कार। वो क्या बोल रहा है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया, कार की वेलोसिटी में उतना डिफरेंस नहीं आया, इसलिए उसको ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। ठीक है, ऐसे में अख्तर क्या बोलता है, अख्तर बोलता है कि कार ज़्यादा तेज़ स्पीड से चल रही थी। ठीक है, तो इसलिए उसने ज़्यादा फोर्स लगाया इंसेक्ट के ऊपर। ठीक है, ये अख्तर बोलता है। तो ये क्या बोलता है, इससे क्या हो गया, इंसेक्ट मर गया क्योंकि ज़्यादा फोर्स लगाया। ठीक है, अब उनके बाद राहुल दोनों बातों को सुन रहा था। राहुल ने क्या बोला, राहुल ने एक नई एक्सप्लेनेशन दी। क्या बोला कि दोनों चीज़ें चल रही थी, मोटर कार भी चल रहा था और इंसेक्ट भी चल रहा था, और दोनों ने क्या किया, सेम फोर्स एक्सपीरियंस किया। ठीक है, और उनको सेम चेंज ऑफ क्या हुआ, मोमेंटम हुआ। तो अपने कमेंट सजेस्ट करने कौन सही बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। तो भैया हमने पढ़ाई था, जब भी दो ऑब्जेक्ट आपस में, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, जब भी दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं तो फोर्स क्या होता है, इक्वल होता है, इक्वल मैग्नीट्यूड में होता है। तो जो भी ये बोल रहा है कि मच्छर ने गाड़ी पे ज़्यादा फोर्स लगाया, गाड़ी ने मच्छर पे ज़्यादा फोर्स लगाया, वो तो वैसे ही गलत हो गया। तो कौन सही बोल रहा है, राहुल सही बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है कि सेम फोर्स लगा रहे हैं दोनों। क्यों सेम लगा रहे हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। तो हम क्या आंसर लिखेंगे, एज पर थर्ड लॉ ऑफ मोशन when one object exerts pressure on the another object or exerts same force on the first object, but the direction of the force is opposite in nature. ठीक है, hence राहुल stating the correct fact. ठीक है, समझ में आया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच मोमेंटम विल ए डंबल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर। तो एक डंबल बना दिया हमने। ठीक है, ये गिर रहा है कहाँ से, 80 सेंटीमीटर हाइट से। ठीक है, सेंटीमीटर को पहले तो मीटर में बदल देंगे। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये कितना हो गया, 0.8 मीटर। ठीक है, अब ये फ्लोर पे गिर रहा है। एक्सेलरेशन आपको दे दिया कितना, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि डाउनवर्ड में तो इसलिए हमने -10 लिख दिया। ठीक है, मास आपको दिया हुआ है 10 kg। ठीक है, तो अभी बोल रहा है हाउ मच मोमेंटम द डंबल विन ट्रांसफर टू द फ्लोर। तो देखो सबसे पहले तो फ्लोर पे गिरने से पहले उसका वेलोसिटी निकाल लेते हैं। ठीक है, वही मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, क्योंकि गिरने के बाद तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर u की वैल्यू कितनी है, जीरो है, जीरो से गिरना शुरू किया है, तो v निकाल लेते हैं अपन। v कैसे निकलेगा, v सिंपल से निकल जाएगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as से u की वैल्यू जीरो है, तो v स्क्वायर बराबर क्या हो गया, -2, a की वैल्यू -10, एस की वैल्यू 0.8। तो 8 से 10 को डिवाइड करो, 10 से 10 कट गया। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, तो 8 2 जा 16। तो वी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 16। तो वी बराबर क्या आ गया,
4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब मेरे को क्या निकालना है, मोमेंटम। मोमेंटम क्या हो गया, m इंटू वी। मास दे ही रखा है आपको कितना, 10 kg, वी कितना आ गया 4, तो ये क्या हो गया 40 kg मीटर पर सेकेंड। यही क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम। यही हो गया अपना आंसर। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं अभी तक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये अपना इसी के साथ अपना सेकंड चैप्टर क्लास 9th के फिजिक्स का ख़त्म होता है। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपना फीडबैक हमसे शेयर कीजिए। अब आज का आपका होमवर्क है ये 4 क्वेश्चन जो आपको सामने दिख रहे हैं, तो प्लीज़ जिन भी दोस्तों ने पूरा वीडियो देखा है या नहीं देखा है, अभी ज्वाइन किया है वीडियो को, तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस का आंसर कमेंट के अंदर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। और भी किसी भी तरीके की अगर ऑब्जर्वेशन हो अपने दोनों वीडियो के रिगार्डिंग, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, डेफिनेटली हम उनको टेकअप करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ like the video, share among the friends and subscribe the channel. Thank you very much.